नमस्कार भारत। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएसपी। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल भारत में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है फार्मर्स बिल 2020 के बारे में। उसी से एक रिलेटेड टॉपिक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान सा है। अगर आपने फार्मर बिल्स के बारे में हमारा वीडियो नहीं देखा है, अगर आप नहीं जानते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर जाके उसे देख लें। आइए अब एमएसपी की बात करते हैं, आखिर एमएसपी होती क्या है। तो देखो भाई, एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका हिंदी में अनुवाद क्या हुआ? न्यूनतम समर्थन मूल्य। समझ गए? मतलब बिल्कुल न्यूनतम समर्थन के लिए एक मूल्य देना किसानों को, इससे इतना समझ लो, ठीक है। ये होती क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई जो भी किसान पैदावार करता है, उस किसान को अगर वो मंडी में जाता है या कहीं बेचने जाता है, अगर उसको जितना उस पैदावार में उसकी कीमत लगी है, मान लो उसने पूरे खर्चा किया 20,000 रुपये उगाने का, और अगर वो मंडी में जा रहा है तो उसे मिल रहा है 15,000 ही रुपये पूरे सामान का, तो उसे तो नुकसान हो गया, उसने तो 20,000 रुपये लगाए थे। ताकि ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन ना आए किसान के साथ, तो किसान के लिए फ़ायदे के लिए सरकार एक दर तय करती है हर साल 2 बार। मतलब खरीफ क्रॉप के लिए और एक रबी क्रॉप के लिए। समझ गए मेरी बात? तो ये दर तय करती है ताकि भाई उसे कुछ मुनाफा हो, नुकसान ना हो। उस पे सरकार उस दर पे उस किसान से जो 23 चीज़ें कॉमोडिटी होती हैं इसके अंदर, उस पे वो सामान से किसान से सामान सरकार ले लेती है। समझ गए मेरी बात? ताकि किसान को घाटा ना हो, वो बरकरार रहे, जिंदा तो रहे। समझ गए? अब देखो ये होता क्यों है, मैंने आपको बता दिया। ये सेफ गार्ड करना चाहता है जो मिनिमम प्रॉफिट है किसान का, एटलीस्ट उसे मिनिमम प्रॉफिट तो हो, उसे बिल्कुल नुकसान ना हो। इसलिए सरकार बीच में आती है। जब वो बेच रहा होता है, ट्रेडर्स को बहुत दर किसान के गिर जाते हैं, रेट्स गिर जाते हैं, तब सरकार इंटरफेयर करती। अब देखो, ये 23 कमोडिटीज़ पे होता है। 23 खाद्य पदार्थ समझ सकते हो। जैसे मान लो इसमें आ गया गेहूँ, चावल, मक्का, इस तरीके की चीज़ें आ गई, उसे कहेंगे कमोडिटी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है भाई। देखो इसमें हो गया आपका पैडी, वीट, मेज़, बारले, रागी, ये सीरियल्स हो गए, ठीक है। अगर पल्सेस में जाओगे तो ग्राम दाल, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल, ठीक है। अगर ऑयल सीड्स में जाओगे, मतलब जो तेल निकलता है उनके जो बीज वाले होते हैं जैसे सोयाबीन हो गया, या आपका ग्राउंड नट हो गया, जिसे मूंगफली भी कहते हैं, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं। ये 23 कमोडिटीज़ की बात हो रही है पहले। और कमर्शियल क्रॉप, तो कमर्शियल क्रॉप में देखो क्या आता है, कोपरा आता है, शुगर केन आता है, कॉटन आता है आपका, और रॉ जूट। ये क्योंकि ये बिकते हैं, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि ये एकदम रॉ प्रोडक्ट हैं जो फैक्ट्रीज में जाते हैं, जिनका निर्माण होता है आगे चीज़ों के लिए। इसे इसे कमर्शियल क्रॉप कहा जाता है। ये भी उन 23 कमोडिटीज़ में आते हैं। सरकार इनका मूल्य निर्धारित करती है, मिनिमम समर्थन मूल्य, याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें जो हमने बात की कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में, कमर्शियल क्रॉप में एक कह सकते हो एक एक्सेप्शन है, शुगर केन। तो देखो ये एक्सेप्शन कैसे, एमएसपी जो होती है वो सरकार पे मैंडेटरी नहीं है। कहीं भी नियमों में ये नहीं लिखा कि एमएसपी देना बहुत ज़रूरी। सरकार देती है, लोगों के भले के लिए देती है, किसानों के भले के लिए। पर नियमों में कहीं ये नहीं लिखा कि सरकार देना अनिवार्य है। अगर नहीं भी देगी तो उस पर कोई ये बाउंडेशन या लायबिलिटी नहीं है, उस पर कोई दबाव नहीं है। हाँ, पर क्योंकि सरकार अपने किसानों का भला चाहती है, उन्हें मदद करना चाहती है, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। जो कि आप जानते ही हो, भारत का सबसे ज़्यादा लोग सिर्फ किसानी में ही हैं। खेती बाड़ी और किसानी में भारत के सबसे ज़्यादा लोग जुटे हुए हैं, और इन्हीं से उनकी आय और रोज़गार चल रहा है। ताकि ये दिक्कतें ना पैदा हो, इसलिए किसान सरकार देती है। पर अब जब हम बात करते हैं शुगर केन की, तो शुगर केन पे उसे एक मिनिमम समर्थन मूल्य देना अनिवार्य है। मतलब अगर वो दे ना दे एमएसपी किसी भी और चीज़ पे, पर शुगर केन पे उसको देना ही पड़ेगा। क्योंकि चीनी जिसे कहते हैं हम, चीनी के लिए शुगर केन। क्यों भाई? देखो क्यों, क्योंकि शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 बना था। 1966 में शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर बनाया गया था। समझ गए? इसके तहत सरकार को शुगर केन का, या गन्ना जिसे कहते हैं, उसका मिनिमम समर्थन मूल्य देना अनिवार्य है। उस पर यह लाइबिलिटी है। ये आता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंदर। समझ गए मेरी बात? अब वो देती क्या, उससे उस समर्थन मूल्य को हम एमएसपी नहीं कहते, हम उसे एफआरपी कहते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। समझ गए मेरी बात? जो प्राइस फिक्स होता है, और उसे नापा जाता है शुगर ईयर के हिसाब से। शुगर ईयर 2 साल में 2 बार, 2 महीनों को कहा जाता है मान लो, उसे कहते हैं अक्टूबर सितंबर। समझ गए मेरी बात? चलो
अब ये जो हमने बात की FRP के बारे में, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में, जो MSP नहीं है, शुगर केन का MSP समझ लो, इसे कह सकते हो, वो सरकार नहीं देती। ये लाइबिलिटी है, सरकार बस इश्यू जारी करती है कि भाई हाँ ये दर जो है हमने तय कर दी है, ये रहेगा इसका मिनिमम समर्थन मूल्य, और ये सरकार नहीं देती, ये देते हैं शुगर मिल, जिन्हें गन्ना किसान जाके गन्ना बेचते हैं ताकि वो चीनी उत्पादन कर सकें। उन शुगर मिलों को उस मिनिमम मूल्य पे उन्हें पैसा देना पड़ता है, और 14 दिन के अंदर अंदर, जैसे किसान ने उसे अपना गन्ना दे दिया तो 14 दिन के अंदर अंदर उस शुगर केन मालिकों को, उस गन्ना किसान को उसका पैसा देना होता है। ये हो गई बात शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने बात की कि MSP देती है सरकार, चलो बहुत अच्छी बात है, डिसाइड होता है, ये भी अच्छी बात है। अब ये होता कैसे, ये पूरा मैकेनिज्म या पूरा जो प्रोसेस है ये काम कैसे करता है? देखो, एक कमिटी है, उसे या कमीशन कह लो, ये इसे कहते हैं CACP, ठीक है। ये रेकमेंड करता है। अब CACP का फुल फॉर्म पूछोगे तो देखो, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये कमीशन रिकमेंड करता है सरकार को कि भाई इस साल MSP का दर इतना होना चाहिए, इस साल समर्थन मूल्य इतना, ऊपर नीचे तो होता रहेगा, कभी महंगाई बढ़ती है कभी कम होती है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कमिटी या ये कमीशन उसे रिकमेंड करता है, सरकार को बताता है कि भाई ये दर तय कर सकते हो। अगर हिंदी शब्दावली में देखोगे तो इसका मतलब है कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसे कहते हैं, समझ गए? चलो आगे देखें। अब देखो, इसके ये डिसाइड कर रहे हैं, ये जो आयोग है हमारा, ये कैसे डिसाइड करता है? इससे कुछ मापदंड है, पैरामीटर है, उसके ऊपर ही ये डिसाइड करता है, जिससे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है, TOR। डिमांड और सप्लाई को ये ध्यान में रखता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भाई कितना खर्चा आया उसे प्रोड्यूस करने में, किसान को उत्पाद करने में, उसका लगाई कितनी लगी उस किसान की, ठीक है। मार्केट जो बिक रहा है सामान, जो डोमेस्टिक या भारतीय मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में उस सामान का क्या रेट चल रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये चौथी चीज़ जो ध्यान रखता है, वो रखता है कि एटलीस्ट 50% मार्जिन उस किसान को तो बचे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखता है कि भाई कंज्यूमर जो उस सामान को लास्ट में यूज़ करने वाले हैं, उस उत्पादन को, वहाँ तक उस क्या रेट पहुँचता है। इन सब चीज़ों को, मापदंड को वो नापता है, चेक करता है, और उसके बाद उन 23 चीज़ों का, कमोडिटीज़ का रेट डिसाइड करके या अपना एक आंकड़ा बना के सरकार को भेज देता है कि भाई ये हमने तय किया है, अब आप आगे अपना डिसीजन ले लो। समझ गए मेरी बात? अब देखो, अब ये जो है, ये जो आपको हमने बताया CACP, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, मतलब ये जो कमीशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत इसे नहीं बनाया गया। इसके लिए पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट पास नहीं किया गया था इस कमीशन को सेटअप करने के लिए या बैठाने के लिए, समझ गए? इसलिए इसे स्टैट्यूटरी कहते हैं। इसे 1965 में बनाया गया था, जैसा आप देख सकते हैं 1965 में इसे बनाया गया था, ठीक है। MSP कब से अनाउंस होना शुरू हुई? देखो भाई, MSP पहली बार अनाउंस हुई थी 1966-67, जो वित्तीय वर्ष कहते हैं, जैसे 1966 वित्तीय वर्ष से 1967 तक इसे अनाउंस किया गया था। ये उस टाइम अनाउंस किया गया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन, पहली बार जब ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था भारत में, चल रहा था ये काम, उसी टाइम MSP डिसाइड की गई थी वीट की। समझ गए मेरी बात? वीट की MSP डिसाइड की गई थी, और उसी टाइम CACP भी बना था 1965 में। समझ गए? चलो देखो, अब ये जो CACP है ये क्या करता है? अब CACP जो है, ये कैबिनेट जो है सरकार की, कैबिनेट मतलब जहाँ भारत सरकार बैठती है उसकी कैबिनेट होती है, बहुत सारे छोटे, जब कुछ मंत्री बैठ के एक कैबिनेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये हम आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझा देंगे, अब जल्दी से समझ लो। देखो, ये जो CACP है, ये देता है भाई, राय देता है कैबिनेट कमेटी को, जो इकोनॉमिक अफेयर की है, इसे कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। अगर हिंदी भाषा में देखोगे तो इसे कहते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। समझ गए मेरी बात? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब ये जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति होती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे मुख्यमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। अभी आज के केस में प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो वो अभी अध्यक्ष हैं इस कमेटी के। और अब इसे अनाउंस कब करती है भाई वो कमेटी, जो है, जो इकोनॉमिक अफेयर की कमेटी है, वो अनाउंस करती है बुआई से पहले, सोइंग सीजन। मान लो खरीफ फसल जब बोने वाली है, उससे पहले सरकार उस फसल के लिए जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उसे डिसाइड कर देती है। समझ गए? अभी रबी क्रॉप उगने वाली है,
तो सरकार ने उसका मिनिमम समर्थन मूल्य उसकी बुआई से पहले की, देखो बुआई अभी होगी और वो जाके उपजेगा, जब पूरा तैयार हो जाएगा तो अगले साल तैयार होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो हमें मटेरियल मिलेगा, प्रोड्यूस मिलेगा, वो तो अगले साल मिलेगा, तो उसका बुआई के समय ही उसका रेट मिनिमम तय कर दिया जाता है, समझ गए। चलो अब देखो, गवर्नमेंट डज बाई व्हीट एंड पैडी एट देयर एमएसपी, but that's more out of political compulsion need to supply PDS food grain requirements। देखो इसका क्या मतलब हुआ है, इसमें ये बोला गया है कि जो सरकार है वो एमएसपी पे तो लेती है, पैडी और जो व्हीट होता है वो एमएसपी पे ले लेती है, पर ये इसलिए लेती सरकार एमएसपी पे ज़्यादा सामान इसलिए लेती है क्योंकि उसे पीडीएस जो सिस्टम है, जिसके बारे में आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, ये काफ़ी अच्छा एक टर्म है और काफ़ी एक अच्छा टॉपिक भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उसको आपको एक और वीडियो बना दूंगा, आप बोलोगे तो उसमें जो उसे सामान देना होता है लोगों तक, फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट होती है जो पीडीएस सिस्टम में चाहिए होता है सरकार को अनाज देने के लिए, उसके लिए एमएसपी पे सामान खरीदती है और फिर पीडीएस के सिस्टम के थ्रू सामान देती है, तो उसे लेना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए। अब देखो जब आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ आती है प्रोक्योरमेंट की बात। मतलब प्रोक्योरमेंट मतलब क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट मतलब भाई ठीक है, सरकार ने एमएसपी डिसाइड कर दिया, सरकार ले लेगी, ठीक है, ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, नुकसान ना हो, तो सरकार, अब सरकार ले कैसे लेगी, ऐसा तो है नहीं कि सरकार का कैबिनेट का मंत्री आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई जमा करा दो और पैसे ले लो, ऐसा तो होगा नहीं। होगा कैसे, प्रोक्योरमेंट का तरीका होता है, देखो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई भी कहते हैं, ये एक नोडल सेंट्रल एजेंसी है, सरकार की एक एजेंसी है मान लो, सरकार इसी के द्वारा, इस एजेंसी के द्वारा ही किसानों से एमएसपी पे सामान लेती है, समझ गए मेरी बात को। चलो ये तो हो गई आगे बात, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात होती है कि सरकार ने अभी जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है ट्रेंडिंग में, कि सरकार ने अभी रबी क्रॉप का एमएसपी डिसाइड कर दिया है, जो 2020 में रबी क्रॉप, अब बुआई का समय आ गया, रबी का आने वाला है, ये अक्टूबर में आ ही जाएगा मान के चलो, तो अब उसका सरकार ने एमएसपी डिसाइड कर दिया है, ठीक है। लगभग अगर आप देखो कि पिछले साल जो रबी का एमएसपी था और जो इस साल एमएसपी है जो वीट के लिए अगर हम देखें, तो लगभग 50 रुपए पर क्विंटल किसानों को बढ़ोतरी मिली है। हालांकि ये काफ़ी कम है, जो दर अगर देखोगे, जो परसेंटेज देखोगे, ठीक है, वो कम है, बढ़ोतरी कम की गई है, पर की गई है, सरकार ने जल्दी डिसाइड कर दिया है। आप ये समझ के चलो कि इस बार सरकार ने 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी रबी क्रॉप को, या रबी जो फसल बुआई होने वाली है उनकी एमएसपी पहले ही डिसाइड कर ली गई है, बहुत जल्दी। कभी कभार तो जनवरी तक में होता था, पर अभी सोचो अभी सितंबर में ही हो गया। ये क्यों हुआ है पता है आपको? ये इसलिए हुआ है क्योंकि फार्म बिल जो सरकार लाई है उस पर बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, उस पर किसानों को ये भी एक टेंशन है कि हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता एमएसपी को ख़त्म करने की बात चल रही हो सरकार के दिल में, या उसकी मंशा ऐसी हो। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है, पर अब किसानों की दिक्कतें हैं, उनके अपने डर हैं तो हैं, तो इसलिए सरकार उन्हें ये टेंशन मुक्त करने के लिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जल्दी ले आई है, समझ गए। अब देखो, अगर आप देखो कि इस साल का जो रबी फसल की एमएसपी डिसाइड हुई है वो क्या क्या है, ठीक है। जो रबी फसल डिसाइड हुई है वो हुई है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। देखो 20 में तो बुआई होनी है, पर जब वो बन जाएगी, तैयार हो जाएगी कटने के लिए, तो वो तो 21 और 22 में होगा ना, इसलिए इसे 21-22 ईयर में डाला गया है, ये भी समझ लो, ठीक है। अब देखो, अगर तुम देखोगे ये एमएसपी के दर हैं जो सरकार ने अभी निकाले, इस दरों पे सरकार खरीदेगी ये सारे सामान। तो आप देखो ये वीट जो है ये 1975 रुपये पे वो लेगी, लगभग अगर बढ़ोतरी हुई है तो 2.6% की हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। पर अगर आप देखो ग्राम को देखो, आप देखो लेंटिल को देखो, आप देखो ये मस्टर्ड सीड को देखो, ठीक है, तो इसमें देखो देख पा रहे होगे, तो अगर यहाँ देखोगे तो तुमने ये ध्यान देगा कि भाई वीट वाले में तो सिर्फ 2.6% की ही वृद्धि की सरकार ने, पर ये बार्ले, ये ग्राम, ये मसूर और ये मस्टर्ड और रेप सीड के जो हैं रेट, इनके 5.8 हैं, 6.25% हुआ है, 4.6, 4.9। देखो ये नॉन ट्रेडिशनल, मतलब ज़्यादातर किसान क्या उगाता है, चावल उगाता है, मक्का उगाता है, वीट उगाता है ना, इस तरीके की फसलें ज़्यादा उगाता है किसान। ये जो बार्ले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड ये भी उगाता है, पर ये नॉन ट्रेडिशनल है, उतनी ज़्यादा चलन में नहीं है ये चीज़ें। तो सरकार ये चाहती है कि किसान वीट, राइस, मक्का, इन चीज़ों से थोड़ा सा हटे, क्योंकि बहुत लोग एक साथ उगाएंगे तो जाहिर सी बात है रेट गिर जाएगा। तो
तो और जो नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उगाने वाली उन पे ज़्यादा ध्यान दें, इसलिए इनके रेट ज़्यादा रखे गए हैं खरीद के, इनके रेट का परसेंटेज भी इस साल बढ़ाया गया है ताकि किसान अट्रैक्ट हो के भाई देखो अब तो उसे उगाने से या बुआई से पहले ही पता है कि उसे क्या रेट, मिनिमम तो इतना रेट सरकार दे देगी। तो अगर वो देखेगा कि भाई इतना रेट तो दे ही रही है, ये ज़्यादा है, तो वो बुआएगा ही नहीं चीज़ों को। समझ गए मेरी बात को? इसके पीछे ये कारण है। ठीक है, अब देखो, अब एक सबसे एमएसपी के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हो आंकड़ा है कि एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के, भारत के किसानों के लिए एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें बहुत बचाता है वो उनके नुकसान होने से। पर यह भी एक सच्चाई है कि भारत में सिर्फ 6% किसान ही, भारत के सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पे सामान बेच पाते हैं सरकार को। अब उसके जो भी कारण है वो तो मैं नहीं कह सकता, उसके अलग अलग बहुत सारे रीज़न है, उस पर इन डेप्थ बात करनी पड़ेगी। पर भारत में सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पे सामान बेच पाए। हालांकि एक और आंकड़ा ये भी है कि इन 5 सालों में किसान जो एमएसपी पे सामान बेचते हैं या बेचना चाहते थे उनकी दर बढ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 सालों में उन किसानों को बाहरी बाजारों में रेट अच्छे नहीं मिले, तभी तो उन्हें अल्टीमेटली एमएसपी पे आना पड़ा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये भी एक मतलब है कि भाई ये किसानों के लिए इतना ज़रूरी मुद्दा इसलिए क्योंकि उन्हें बचा लेता है एट द एंड, एट द लास्ट, कि उन्हें पता है कि भाई चलो इतना तो मिल ही जाएगा यार। समझ गए मेरी बात? अब देखो, अब जो 6% हमने बोला, तो ये देखो 2011 का सेंसस है कि भाई कितने हैं भारत में किसान, आखिर हैं कितने। तो देखो लगभग ये 11 करोड़, 11 या 12 करोड़ मान लो, 118.9 मिलियन, मतलब लगभग 12 करोड़ 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रहा है। हालांकि अब वो बढ़ के 16 करोड़ लोग हो चुके हैं। तो सोचो 16 करोड़ किसानों में से सिर्फ 6% ही इसका लाभ उठा पाते हैं, जबकि इन 6% की दर भी इंटरनली बढ़ी। समझ गए मेरी बात? तो ये थी एमएसपी के बारे में हमने जाना, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके कुछ कोर रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, जैसे एपीएमसी है, मंडी सिस्टम है, ठीक है, ई नाम सरकार लाई थी, ई नाम कहते हैं उसे, उसके बारे में भी जानने का बहुत अच्छा चीज़ है। एफसीआई के बारे में आप जान सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, आराम से समझ जाओगे। तो इनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। आप कमेंट्स में डालिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पहले जानना है, मैं ज़रूर उन पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत अच्छा लगता है यार। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ लगता है कि यार कुछ डाटा गलत था या कुछ और एडिशन होना चाहिए या कुछ सुधार होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन नीचे है, प्लीज़ जाके बस लिख देना, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, शब बखैर।